मंजूषा चैनल लाया, कृषि मंजूषा चैनल, कृषि मंजूषा चैनल लाया, कृषि मंजूषा चैनल, कृषि मंजूषा चैनल लाया। बातें कृषि विज्ञान की, हाँ बातें कृषि विज्ञान की, समयबद्धता मात्रा गुणवत्ता प्रबंधन तकनीकी ज्ञान की, जिनके योगदान से है संभव, हाँ जिनके योगदान से है संभव बढ़ पाना उपज खाद्यान्न की, बढ़ पाना उपज खाद्यान्न की। अच्छा बाजार मिलेगा तो होगी कई गुनी आय किसान की। कृषि मंजूषा चैनल लाया, कृषि मंजूषा चैनल, कृषि मंजूषा चैनल लाया। बातें कृषि विज्ञान की। कृषक बंधु नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम कृषि मंजूषा में। कृषि मंजूषा कृषि पर आधारित एक यूट्यूब चैनल है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे धान की खेती में जो उत्पादन लागत है उस पर 10,000 रुपये तक की कमी कैसे करें। साथ ही साथ कुल उत्पादन जो मूल्य हमको मिले वो करीब 90,000 रुपये तक कैसे हो पाए। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि उत्पादन लागत में करीब 25% की घटोतरी कमी कैसे की जाए और साथ ही साथ उत्पादकता में 25% की वृद्धि कैसे की जाए। धान की जो पैदावार है उसकी गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाएं ताकि हमारे उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, धान एक ऐसी फसल है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा भूभाग में इसकी खेती होती है। इसकी खेती लगभग 400 लाख हेक्टेयर से लेकर 440 लाख हेक्टेयर तक होती है। ये मुख्यतः खरीफ ऋतु में बोई जाती है। हालांकि इसकी खेती जाड़े में यानी रबी ऋतु में भी होती है और कुछ जगहों पर इसकी खेती जो है जायद में भी होती है। कुल उत्पादन का करीब 10% भाग जो है गैर खरीफ फसलों यानी कि जायद और रबी फसलों से होता है। भारत धान का प्रमुख उत्पादक है। चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है, लेकिन इसके निर्यात में हम सर्वप्रथम है। हमारे बाद ही किसी और देश का नंबर आता है। किसान भाइयों, हमारे देश में धान का उत्पादन का जो औसत है करीब 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। भारत सरकार ने खरीफ ऋतु की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। भारत सरकार के अनुसार औसतन 1 कुंटल धान पैदा करने के लिए 1245 रुपये का खर्च आता है और भारत सरकार ने इस खर्च के ऊपर 50% का लाभांश देते हुए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है वो 1868 रुपये प्रति कुंटल है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 53 रुपये ज़्यादा है। पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 की अपेक्षा 53 रुपये ज़्यादा है। किसानों को इस बार जो लाभांश 50% देने की कोशिश की गई है। किसान भाई, धान की खेती में मुख्यतः 2 प्रकार की लागत आती हैं। एक होता है निश्चित लागत, दूसरा होता है फसल उत्पादन लागत। धान की उत्पादन लागत में करीब 1/3 निश्चित लागत का खर्चा आता है, जबकि 2/3 जो है फसल उत्पादन लागत आता है। किसान भाइयों, जो कि स्थिर लागत स्थिर होता है, हम सिर्फ प्रबंधन के द्वारा बचत कर सकते हैं, उत्पाद बढ़ा सकते हैं, वो है फसल उत्पादन लागत। तो आज हम चर्चा करेंगे कि फसल उत्पादन लागत को कैसे कम किया जाए। किसान भाइयों, जो निश्चित लागत होती है, जो स्थिर लागत होती है, उसमें करीब 70 से 75% खर्चा जो है आपका जो है भूमि का जो है मूल्य होता है कि अगर कोई किसान पट्टे पे लेता है उसको जो है तो उसको कितना जो है ज़मीन के मालिक को किराया देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो दूसरा खर्चा आता है इस किराए के ऊपर जो अगर सूद लेता है, मान लो बैंक से लोन लेगा तो वो कितना आएगा, तो वो करीब 20-22% होता है। जो हमारे कृषि यंत्र होते हैं जहाँ पे हम सामान रखते हैं उनके रखरखाव में जो खर्चा आता है वो करीब 4 से 5% आता है। किसान भाई, इस तरीके से जो फसल उत्पादन लागत होती है, जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है वो आता है श्रम के ऊपर। तो इसमें करीब 50% खर्चा जो होता है
वो आता है श्रम के ऊपर। दूसरे नंबर जो खर्चा आता है, जो मशीनरी होती है, जो ट्रैक्टर होते हैं और जो औजार हम यूज करते हैं, उसका आता है वो करीब 12% तक होता है। तीसरा जो इसमें खर्चा होता है वो बीज के होता है। बीज का खर्चा करीब 8 से 10% तक आता है। इसी तरीके से किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक के ऊपर जो इसका खर्चा आता है वो करीब 12 से 13% आता है। ठीक इसी तरीके से सिंचाई और जल व्यवस्था के ऊपर, जल प्रबंधन के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी करीब 13% तक आता है। फसल प्रबंधन के ऊपर धान के खेत में करीब 1 से 3% तक जो है खर्च आता है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि धान के फसल उत्पादन में 6 प्रकार के लागत आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जो है हमारा आता है वो होता है लेबर के ऊपर, मतलब जो है मजदूरी के ऊपर। अगर हम लोग रोपनी के समय और निकौनी के समय कायदे से मरीज करेंगे तो हम करीब जो है श्रम के ऊपर लगने वाले लागत में 20% की कमी कर देंगे। मशीनरी के ऊपर हमारी कोई कमी नहीं हो सकती है। हाँ, जो बीज हम लगाते हैं उसमें जो अगर हम चाहेंगे तो 40% तक कमी हम कर देंगे। साथ ही साथ जो खाद और उर्वरक के ऊपर जो खर्चा हमारा करीब 12 से 13% होता है, इसको भी हम चाहें तो करीब 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जल प्रबंधन में भी हम करीब जो है 40 से 50% तक हम बचत कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था हम कर लेते हैं तो फसल सुरक्षा के ऊपर जो हमारा खर्चा स्वतः ही जो कि 1 से 3% होता है वो 1% पर आ जाता है। इस तरीके से अगर हम कुल देखें तो करीब 25% से ज़्यादा की बचत हम अपने फसल उत्पादन लागत में कर लेते हैं। भारत सरकार का मानना ये है कि 1 कुंटल धान उत्पादन में करीब 1245 रुपये खर्चा आता है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि एक फसल ऐसी है जो 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा कर रही है, तो उसका उत्पादन लागत करीब करीब जो है, जो उसका जो है स्थिर लागत होगी, निश्चित लागत होगी, वो करीब 16,500 रुपये आएगी। साथ ही साथ फसल उत्पादन जो लागत आएगी वो करीब जो है 33,500 रुपये के आसपास आएगी। तो कुल उत्पादन खर्च करीब करीब 50,000 रुपये आएगा। तो इसमें अगर हम खाद में जो है 60 से 70% की कमी कर लेते हैं, बीज में 40% की कमी कर लेते हैं, 20% अगर हम जो है मानव श्रम में कमी कर लेते हैं, जल प्रबंधन में करीब 40 से 50% की कमी कर लेते हैं, तो ये टोटल जो कमी हमारी आती है ये जो है घट करके आपकी जो है 73% तक हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस तरह आप देख रहे हैं कि जहाँ सामान्य तरीके से आप खेती करते हैं तो वहाँ 33,500 रुपये खर्चा आता है, जबकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली विधि का आप उपयोग करेंगे तो वहाँ पे खर्चा आपको 24,555 रुपये आएगा, जो कि 33,500 रुपये की अपेक्षा 26% कम है। तो यहाँ पे आपको 25% जो है उत्पादन लागत में कमी या बचत आप कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। बताई गई विधि से अगर आप खेती करेंगे तो आपका उत्पादन 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर कम से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उत्पादन जो पहले 40 कुंटल हुआ करती तो 50 कुंटल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 25% आपका जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, इस तरह आप पाएंगे कि जहां आप 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेते थे, उस समय आपका जो है कुल मुनाफा जो होता था वो 74,720 रुपया हुआ करता था, जबकि जब आप हमारे द्वारा बताए गए विधि का उपयोग करेंगे तो आपका कुल मुनाफा जो है 93,400 रुपये के आसपास हो जाएगा। इस तरीके से आपको शुद्ध मुनाफा जो 10 कुंटल ज़्यादा पैदा हो रहा है वो 18,680 रुपये हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो उत्पादन लागत जो है 8,945 रुपये प्रति हेक्टेयर घट जाएगा। किसान भाइयों, प्रश्न ये उठता है कि जो हमने अभी आपको बताया है कि आपका उत्पादन लागत 25% तक घट जाएगा, साथ ही साथ आपकी उत्पादकता भी 25% कम से कम बढ़ जाएगी, ये कैसे होगा, हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे? किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि खेती में 2 प्रकार के लागत होते हैं, एक निश्चित उत्पादन लागत या स्थिर उत्पादन लागत, दूसरा होता है फसल उत्पादन लागत। उत्पादन लागत जो होता है वो करीब पूरे उत्पादन का जो है 2/3 होता है। तो कुल 6 लागत होते हैं, जैसे मानव श्रम हुआ, मशीनरी हुआ, बीज हुआ, खाद एवं उर्वरक हुए, सिंचाई हुआ और फसल सुरक्षा के ऊपर जो खर्चा आता है, इसमें आप 25% तक की जो है कमी कर सकते हैं। जहाँ तक बात मानव श्रम की है, ये करीब करीब जो है कुल उत्पादन लागत का 50 से 55% होता है। इसको हम कैसे कम करें? किसान भाइयों, रोपनी में बहुत ज़्यादा जो है मानव श्रम की ज़रूरत होती है।
अगर हम चाहें तो इसमें जो है 20% की कमी कर सकते हैं। बस करना क्या हो किसान भाइयों कि जब हम रोपाई करें तो जो है जब हम पहले पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते थे उसको 20 से 25 सेंटीमीटर कर दें। इस तरीके से रोपनी के समय हम 30 से 40% तक जब हम पैडी वीडर का उपयोग करते हैं तो इससे न केवल हमारे जो है खरपतवार नियंत्रण की लागत में 20 से 25% की कमी आती है। अपितु ये जो खरपतवार होते हैं ये ज़मीन में जब दब जाते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ जाते हैं। सड़ने पर ये जो है पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इन दोनों अवस्थाओं पे रोपनी के समय और जो है निकौनी के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कम से कम 20% हम मानव श्रम में बहुत आसानी से बचत कर पाएंगे। किसान भाइयों, बीज में फसल उत्पादन का करीब 9 से 10% खर्च आता है। 2 से 3 पौधे जहाँ एक जगह रोपते हैं उसकी जगह 1 या 2 पौधे रोपेंगे तो इस पर आने वाला खर्चा कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और साथ ही साथ जब हम कतार से कतार की दूरी यानी पंक्ति पंक्ति से दूरी की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर से बढ़ा के 20 से 25 सेंटीमीटर करेंगे तो ये जो है हमारे बीज की खपत कम हो जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि करीब 40% हमारी जो बीज की खपत, बीज पे जो लागत आएगी वो कम हो जाएगी। किसान भाइयों, जो भी हम बीज उपयोग करें उसकी अंकुरण क्षमता 90% जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम पौध रोपें, जो बिचड़ा रोपें, वो 15 से 18 दिन का हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये जब 15 से 18 दिन के होते हैं तो इनके गलने की, सड़ने की या मरने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह जब स्थानांतरित होते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग शाख जो होता है उसको सहने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, एक बात का हम अवश्य ध्यान रखें, जो प्रजाति का हम चुनाव करें वो प्रजाति जो है धान की जो प्रजाति हो वो मध्यम अवधि की हो, वो 120 से 135 दिन की अवस्था की हो, ताकि जो है आपको अधिकतम लाभ मिल सके। अगर आप शीघ्र पकने वाली प्रजाति का चुनाव करते हैं तो आपको जो है प्रतिदिन उत्पादकता कम मिलेगी। साथ ही साथ जब आप अधिक दिनों वाली फसल का उपयोग करते हैं 140 से 150 दिन की, तब भी आपको उसमें प्रतिदिन उत्पादकता कम मिलेगी। अन्य फसलों की तरह धान में भी कुछ वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, जिसको हम प्रथम अवस्था होती है अंकुरण, जो कि जब हम इसको धान के बीज को मृदा के संपर्क में लाते हैं तो 12 से 36 घंटे के बीच जो है इस पर अंकुरण हो जाता है, नमी और जो है तापमान के आधार पे। किसान भाइयों, उसके बाद 14 से 18 दिन की एक अवस्था आती है जब इसमें जो है 4 से 5 पत्ती की अवस्था हो जाती है। यही वो अवस्था है जब हम इसको जो है रोपण कर दें, पौधरोपण की सही उचित अवस्था यही होती है। उसके बाद 25 से 30 दिन की अवस्था आती है जब इसमें कल्ले फूटना चालू हो जाते हैं, और जब ये कल्ले बनते हैं तो उसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकलना चालू हो जाती हैं। उसके बाद इसकी जो है 40 से 45 दिन की एक अवस्था आती है जिसमें बहुत सारे कल्ले बन चुके होते हैं। कल्ले बनने की प्रक्रिया लगभग 10-15 दिन के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसी दौरान मध्य में ही जो है इसकी पेनिकल इनिशिएशन शुरू हो जाता है, जिसको बाली बनने की अवस्था कहते हैं। ये बहुत ही कांतिक अवस्था है, और इस दौरान किसान भाइयों ना तो पानी की कमी होनी चाहिए, न ही पोषण की किसी तरह की कोई कोताही होनी चाहिए। इसी दौरान बाली बनना शुरू हो जाता है, बालियों में जो है दाने की संख्या निर्धारित हो जाती है। उसके बाद की अवस्था आती है बाली का बाहर निकलना, परागण होना, निषेचन होना, और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है करीब 75 से 100 दिन के अंदर। 100 से 130 दिन का जो समय होता है ये करीब जो है 30 से 35 दिन का जो समय होता है ये होता है जिसमें परिपक्वता होती है। बाली में जो दाने पड़े होते हैं उस दानों में जो है आपके पहले पानी बनता है, फिर दूध बनता है, फिर जो है वो उसमें जो है परिपक्वता आ जाती है। किसान भाइयों, हम अब बात करते हैं उर्वरक का उपयोग कैसे करें। क्योंकि खाद का उपयोग तो हम जो है रोपाई के 5-7 दिन पहले कर लेते हैं, ये उर्वरक का उपयोग कैसे करें। नत्रजन की जो भी मात्रा है उसको 4 हिस्सों में विभाजित कर लें, और पहला हिस्सा आप जो है रोपनी के पूर्व और तथा 1/4 हिस्सा 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप इसका जो है पर्णीय घोल बनाकर छिड़काव करते चले जाएँ। लेकिन जब इसका पर्णीय घोल बनाएंगे तो जो भी होगा उसका 1/10वां हिस्सा उपयोग करें। ठीक इसी प्रकार से जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस को 3 हिस्सों में बांट लें। 1/3 हिस्सा आप जो है रोपाई के पहले डाल दें
तथा शेष बचा हुआ जो मात्रा है वो 1/3 जो है 40 से 45 दिन की अवस्था पे, और 1/3 जो है आप 70 से 80 दिन की अवस्था पे आप जरूर डालें। किसान भाइयों, अगर आपने सल्फर का उपयोग विगत 2-3 फसल चक्र में नहीं किया है और साथ ही साथ सिंगल सुपर फास्फेट का आपने उपयोग नहीं किया है तो आप सल्फर का उपयोग जरूर करें। इसमें किसान भाइयों सल्फर की आधी मात्रा रोपाई से पूर्व और आधी मात्रा आप जो है 40 से 45 दिन की अवस्था पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसका भी उपयोग आप जो है 3 बार में करें। पहली बार रोपाई से पूर्व कर दें 1/3 40 से 45 दिन की अवस्था पे, और शेष जो बची मात्रा है उसको आप 70 से 75 दिन की अवस्था पे अवश्य करें। किसान भाइयों, अन्य पोषक तत्व जो हैं उनकी आप 2 बार में उपयोग करें। पहली आप जो है 40 से 45 दिन की अवस्था पे आधा भाग, और आधा भाग जो है आप करीब 70 से 75 दिन की अवस्था पे आप इसका छिड़काव करें, जिससे आपको जो है भरपूर लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, सिंचाई एवं जल प्रबंधन जिसका कुल फसल उत्पादन में लागत में करीब 12 से 13% का योगदान होता है। अगर हम ये कहें कि धान फसलों की मछली है तो कोई अतिशयोक्ति न होगा, क्योंकि आज के 10-12 साल पहले तक ये माना जाता था कि 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से अब ये स्पष्ट हो गया है कि अगर हम अच्छी सिंचाई तकनीक का उपयोग करते हैं तो धान की फसल उत्पादन में जो पहले 3000 लीटर पानी लगता था 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए, उसे हम 1200-1500 लीटर पे ला सकते हैं। इस तरीके से हम जो है जल प्रबंधन में करीब 50% तक की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम चाहें तो पानी का प्रबंधन ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर पानी लगा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और उचित तो ये होगा कि पानी लगा रहना जरूरी नहीं है, बस जो है नमी बरकरार रहे खेत की, मृदा में दरार नहीं आनी चाहिए। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखें, जब फसल पकने लगे, जब फसल करीब 100 दिन के आसपास की हो जाए तो एक बार खेत का चक्कर काट लें और ये देख लें कि अगर किसी भी एक बाली में एक दाना पकता नज़र आ जाता है, उसी समय अगर खेत में पानी लगा है तो वो पानी निकाल दें, साथ ही साथ सिंचाई बंद कर दें। अब वो समय आ गया कि फसल अब परिपक्वता की तरफ बढ़ रही है। इस तरीके से आप जो है बड़े आराम से 40 से 50% सिंचाई के ऊपर आने वाली लागत में कमी कर सकते हैं। फसल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवयव है धान उत्पादन में, क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ और 50 से ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगते हैं। अगर हम बीजोपचार करते हैं, जैविक खादों का उपयोग करते हैं, इस मद में आने वाला खर्चा जो 1 से 3% है उसे 50% तक कमी कर सकते हैं। धान के दाने की गुणवत्ता में विशेष रूप से फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये पोषक तत्व न केवल उत्पादकता बढ़ाते हैं अपितु उनकी गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। कि ये जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, जिंक है, ये अन्य पोषक तत्व हैं, इनका रोल क्या होता है गुणवत्ता के संदर्भ में। किसान भाइयों, फास्फोरस का धान के गुणवत्ता में, बीजों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान है। ये न केवल वृद्धि विकास करते हैं अपितु बीज के बनने की प्रक्रिया एवं परिपक्वता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक इसी तरीके से पोटास का गुणवत्ता के दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच जो असंतुलन पैदा होता है उसको संतुलित करता है। ये पौधों के अंदर रोग रोधी क्षमता लाता है। दाने के अंदर जो चमक आती है, जो ओज आता है, वो जो है उसके लिए जो है पोटेशियम ही जिम्मेदार होता है। बहुत सारे खनिज पदार्थों का निर्माण, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स का निर्माण, विटामिन्स का निर्माण में जो है इस सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो आगे जा कर के गुणवत्ता में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। जिंक का रोल एंजाइम्स में, प्रोटीन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में, बीजों को
तक प्रकाश संश्लेषण को बीजों तक पहुंचाने में एवं पौधे को ठंड से बचाने में जो जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इसलिए जिंक लगातार पौधे को मिलना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं अन्य पोषक तत्व की, विशेषकर मैग्नीज जो होता है इनिशिएशन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो दाने नहीं बनते और इनका जड़ क्षेत्र में जो है जो बहुत सारे रोग लगते हैं उनसे बचाव के लिए इनका जो है मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। किसान भाइयों, इसी तरीके से बोरान का जो रोल है वो बीज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने धान उत्पादन में लागत में 25% तक कमी, उत्पादन में 25% तक वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी गुणवत्तापूर्ण धान की पैदावार होगी, जब ये मंडी में जाएगा तो वहाँ पे इसको अच्छा दाम मिलेगा, जिससे आपको कुल मुनाफा आपका जो है बढ़ जाएगा। किसान बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि कृषि मंजूषा का यह अंक, जिसमें हमने उत्पादन लागत को कम करके धान की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के जो उपाय बताए, साथ साथ गुणवत्ता में जो वृद्धि करने के उपाय आपको बताए, लाभकारी, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक लगे होंगे। मित्रों, इसी के साथ आप अपने मित्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।